Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy Physics। बच्चों आज वाले टॉपिक जो है वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हमको इनको करने की जरूरत है क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इनके बारे में जरा सा आपको क्या एक दो लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो आज मैं दो तीन टॉपिक्स कराऊंगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ये टर्म्स है, जब आप कहीं पढ़ोगे इसको तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए कि भाई सर ने ये तो हमने पढ़ा है, हमको पढ़ाया नहीं। थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स आप इसको बोल सकते हो कि ये भी आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। अब ये जो पोलराइजेशन है इसको समझने के लिए एक बार आप थोड़ा सा 2 लेक्चर रिवाइंड जाओ। आपको ये बताया गया था कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो उसके अंदर देखो एक साइड पे आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है, एक साइड पे पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या होता है, अंदर डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, राइट। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर बहुत सारे टाइनी डाइपोल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, इंड्यूस होकर क्या टाइनी डाइपोल्स बनना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि एक ऐसी प्रोसेस है, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखोगे तो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इंड्यूस डाइपोल, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां डाइपोल मूवमेंट भी होगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ज है इसके अंदर, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो सिंपली व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। और क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सटर्नली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, राइट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव जाना स्टार्ट कर जाएगा और उससे क्या होगा, आपको एक डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगी, टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो किसकी वजह से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइजेशन, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम यही करते थे अब तक। जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई नोट, जो आप बाहर की तरफ अप्लाई कर रहे हो, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइजेशन, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म है बच्चे पोलराइजेशन वेक्टर, ये अब से पहले 2019 के सीबीएसई सैंपल पेपर में आई थी और उससे पहले कभी एग्जाम में नहीं आई जब तक मैंने होश संभाला है। ठीक है, तो 2019 में सीबीएसई ने पता नहीं क्या सोच के सैंपल पेपर में डाल दिया था कि डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर एंड इसके ऐसा यूनिट लिखो, तो अपने को इसको फिर भी पढ़ लेना चाहिए। पोलराइजेशन वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये रेशो है पहली बात, राइट। इट इज रेशो कि कितनी डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुई टू द कितनी वॉल्यूम है इस स्लैब की। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसा बोल दूं, इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जैसे कि अब यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट जितनी भी बनी, आप क्या लिखोगे, पी वेक्टर, डाइपोल मूवमेंट को, पोलराइजेशन वेक्टर को लिखोगे कैपिटल पी वेक्टर, और इस डाइपोल मूवमेंट को डिवाइड किससे कर दोगे, स्लैब की वॉल्यूम कितनी है। अगर वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो पोलराइजेशन वेक्टर कम हो जाएगा, है ना। ज्यादा बड़ी वॉल्यूम कर दूंगा इसको, अगर मैं साइज बड़ा करना स्टार्ट कर दूं और उसके कंपैरेटिवली अगर पी की वैल्यू को फिक्स रखूं कि डाइपोल्स की फॉर्मेशन उतनी की उतनी है, तो क्या पी वेक्टर कम हो जाएगा। या ऐसा बोलूं अगर मैं आपको कि अगर इसके अंदर ज्यादा डाइपोल्स बने, ये ज्यादा चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हो गया तो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन वेक्टर भी ज्यादा होगा। घुमा फिरा के बात तो वही है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर एन डाइपोल्स बने, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करते करते इसके अंदर एन डाइपोल्स है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज, देखो पी वेक्टर कैसे बना, ये डाइपोल मूवमेंट कैसे बनी, एन टाइम्स ऑफ एक की डाइपोल मूवमेंट। मान लो अगर एक ही डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर है और एन डाइपोल्स बन रहे तो मैं लिख दूंगा इसको एन पी वेक्टर, राइट। सो इट इज व्हाट, टोटल डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्या इसका फॉर्मूला आ जाएगा। आप इसको एनपी वेक्टर वाले भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ एन यूज करूंगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एन डाइपोल्स बन रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो यहां से पता लग रहा होगा आपको, डाइपोल मूवमेंट के लिए क्या होता है, कूलम्ब मीटर, है ना, चार्ज इनटू लेंथ
क्यू इंटू एल, क्यू इंटू 2l। अगर हमने जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन थी, कूलम्ब मीटर अपॉन में वॉल्यूम के लिए क्या यूज करूंगा मैं, मीटर क्यूब, जिससे क्या बन जाएगा बच्चे ये कूलम्ब मीटर स्क्वायर इनवर्स, राइट। तो ऐसा यूनिट कहोगे कूलम्ब मीटर स्क्वायर इनवर्स। अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाए, बिल्कुल यही पूछा गया था सीबीएसई 2019 के सैंपल पेपर में। तो डाइपोल देखो, कूलम्ब ऊपर है, कूलम्ब के लिए क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम यानी कि 80 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम से दिया, लेकिन ये एम से एम कैंसिल हो चुका है यहाँ पर, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा L2, तो 80L माइनस 2। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन वेक्टर कि कितनी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन। अब इसके एक रिलेशन करते, इसको नोट डाउन करो जल्दी से बच्चों। तो बच्चों एक छोटा सा रिलेशन कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी आपको आना चाहिए। कोई भी अपने पास मतलब ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए जो आप एनसीईआरटी में पढ़ो लेकिन आपको ना आती हो। फिर बात आती है कि भाई अगर मैं बात करूं पोलराइजेशन पी वेक्टर और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, देखो ना, अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अगर मान लो नेगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव इस साइड है, तो इसके अंदर बोलूंगा ना जो चार्ज है बेटा वो चार्ज क्यू पी है ना, इंड्यूस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन क्यू पी, और जिसकी वजह से इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सिग्मा पी। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसको ऐसा लिखो तो कोई बुराई तो नहीं होगी। अगर मान लो ये डी है और इसका एरिया चलो ये पता ही आपको, सिग्मा पी का मतलब क्या होगा, क्यू पी यानी कि चार्ज जो पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस हुए अपॉन में एरिया। तो यहां से क्यू पी को कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, सिग्मा पी इंटू में ए। इस बात को ध्यान रखना, अभी मैं जिक्र भी करूंगा इसका, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो मैंने बोला कि क्यू पी क्या है, इंड्यूस चार्ज है, तो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, अरे बिल्कुल सिंपल है ना। देखो क्यू पी अगर इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज कहां से कहां तक है, देखो यहां से लेकर यहां तक है, टोटल लेंथ कितनी है, अगर मैं बोलूं नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव ये रहा, टोटल लेंथ कितनी है डी, तो क्यू पी इंटू में डी है ना, चार्ज इंटू में डिस्टेंस, यही थी डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन। तो मैंने क्या लिख दिया, क्यू पी इंटू में डी, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। अच्छा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ये रही सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी इज इक्वल टू क्यू पी ओवर ए, है ना, चार्ज ओवर ए होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं क्यू पी को क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू में सिग्मा, तो मैंने इसको यहां पर क्या सेकंड इक्वेशन बना दिया। अब अगर मैं इस क्यू पी की जगह पर एरिया इंटू सिग्मा पी पुट कर दूं, देखो क्यू पी की वैल्यू क्या है, एरिया इंटू में सिग्मा पी, अगर इस क्यू पी को मैं यहां पर पुट कर दूं तो जो डाइपोल मूवमेंट है, ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या आ जाएगी आपके पास, सिग्मा पी इंटू में ए इंटू में डी, और यहां से मुझे समझ आ रहा है कि एरिया इंटू डिस्टेंस जो टर्म है, ये एरिया इंटू डिस्टेंस, ये क्या बना लेगी, वॉल्यूम। तो जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई वो क्या होगी बेटा, सिग्मा पी इंटू में वॉल्यूम, राइट। दिस इज द डाइपोल मूवमेंट ओनली। मुझे क्या पोलराइजेशन वेक्टर से खेल खेलना है, तो पी वेक्टर की डेफिनेशन पे आओ जरा, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट अपॉन में क्या, वॉल्यूम, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट क्या, सिग्मा पी इंटू में वी, सिग्मा पी, ये सिग्मा और ये पी इसके पैरों में लगा रखा है मैंने यहाँ पर, ये वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, कैंसिल करा तो बच्चों एक बात समझ आई, जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो मैथमेटिकली इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ गया। इसको नोट डाउन करो, समझ पा रहे हो, देखो मैंने प्रूव कर दिया ना मैथमेटिकली कि पी वेक्टर किसके इक्वल है, सिग्मा पी के इक्वल। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए प्रूव दैट पोलराइजेशन वेक्टर इज मैथमेटिकली इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हिच इज इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक, तो यू कैन प्रूव इट बाय दिस, सिंपल है बिल्कुल, क्यू पी डी कर दिया यहाँ पर, क्यू पी को डिफाइन कर दिया सिग्मा पी के टर्म में और यहाँ पर पुट कर दिया, बिल्कुल इजी स्टेप से इसको नोट डाउन करो बच्चों। इनको बच्चों हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक भी लेस इंपॉर्टेंट है बट आना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं भी इसका जिक्र हो कहीं भी पढ़ो तो पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसको डिनोट करेंगे जाई ई से, ई लगा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होता है इसलिए वहां पर हम एम लगाते हैं। इसका मीनिंग ऐसे समझो कि ये क्वांटिटेटिव मेजर है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन कॉज कर सकता है किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर। मतलब जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखोगे, राइट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी एक्सटेंट, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना ज्यादा पोलराइजेशन इसके अंदर पैदा कर दे।
यानी कितने ज्यादा डाइपोल्स फॉर्मेशन कर दे, उस कैपेबिलिटी को मैं बोल सकता हूँ, या उस मेजरमेंट को मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जाएगी। तो इसको समझने के लिए हम काम कर सकते हैं। देखो किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करता है कि उसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट, राइट। परमिटिविटी ही डिसाइड करेगी ना कि कितना चार्ज इंड्यूस हो पाएगा या पोलराइजेशन होगी। इसी तरह से ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ज्यादा है तो पोलराइजेशन यानी कि ज्यादा हुई है, अगर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है तो पोलराइजेशन क्या है, बहुत कम हुई है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है पोलराइजेशन। जब मैं इसको लिखूंगा P वेक्टर डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन नॉट एंड ER रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर मैं यहाँ लगा दूंगा साई E, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये साई E को अगर यहाँ से डिफाइन करूं मैं तो ये एक रेशियो बन रहा है। देखो किसका रेशियो बन रहा है, पोलराइजेशन वेक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि जो साई E है ये रेशियो है कि कितना पोलराइजेशन हुआ टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि अगर बच्चों P वेक्टर को एप्सिलॉन नॉट इनटू में रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या साई E पता लग जाएगा। इन दोनों का रेशियो ये बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ रही होगी, कि वो कितना ज्यादा पोलराइज कर पाए किसी सैंपल को। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ साई E, रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर आएगा इनसाइड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, राइट। और ये जो है साई E ये एक डायमेंशनलेस है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो डायमेंशनलेस मिलेगा आपको, मतलब सभी MLT जब इसको आप कन्वर्ट करो MLT की फॉर्म में तो आपको क्या कोई डायमेंशन नहीं मिलेगा, M0 L0 T0 रह जाएगा लास्ट में, ठीक है। और ये अगर डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस भी होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। अब एक ये रिलेशन भी छोटा सा आपको कई बार देखने को मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज हो जाता है ये, जब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। साई E और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। अब आपने K को पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की डेफिनेशन क्या थी मैं बता देता हूँ, रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन थी। 2-3 लेक्चर पिछली जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया टू द कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो पाया, राइट, कितना रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो सिंपल सी बात है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइजेशन। ये बात मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है बार बार। देखो बाहर की तरफ आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो अगर ऐसे, तो अंदर की तरफ ऐसे इंड्यूस होगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो बचेगा कितना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन E नॉट माइनस EP। और आपको पता है कि E नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन EP, जितना इंड्यूस होगा ड्यू टू पोलराइजेशन उससे हमेशा ज्यादा वैल्यू होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां से बच्चों मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा हूं ER प्लस EP। आई होप कि ये टर्म्स आपको पता होगी सारी अच्छे से। अच्छा, तो EP को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर। और अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा तो सिग्मा P आ जाएगा सिग्मा की जगह, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इंड्यूस हुई है पोलराइजेशन की वजह से, मैं बोल सकता हूं सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट बच्चों यहां पर। अब इस सिग्मा P को मैं क्या लिख सकता हूं, P, अरे पिछले ही टॉपिक में हमने प्रूव किया था ना कि सिग्मा P जो है वो P के इक्वल है, पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल। अच्छा, तो यानी कि EP की वैल्यू क्या होगी, देखो EP को किस में कन्वर्ट कर दिया, P बाय में एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो P बाय में एप्सिलॉन नॉट करने के बाद अब P को देखो क्या हमने लिख रखा है यहाँ पर, P इज व्हाट, साई E एप्सिलॉन नॉट ER। तो P की वैल्यू लगा दो यहाँ पर। जब मैं P की वैल्यू लगा दूंगा तो देखो नीचे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर, देखो इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ बचेगा ER प्लस साई E इनटू में ER। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ER कॉमन आ गया, मैं बाहर निकाल लेता हूँ ER। और जो ER कॉमन आ गया, इस ER को मैं इसके डिवाइड में ले जाऊँ E नॉट के, तो जब मैं E नॉट के डिवाइड में लेके जाऊंगा E नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा ER, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय में साई E के इक्वल, राइट। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, K के इक्वल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और साई में क्या रिलेशन है, तो भाई ये रहा रिलेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये आप ऐसे लिखा होगा वहां पर। कहीं पर भी आपको जो YouTube वीडियोस मिलेगी इतना डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा क्योंकि टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है।
बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सब चीजें, ये सब रिजल्ट पता होने चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। एक टर्म रह गई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो भी बताता हूँ, बिल्कुल ईजी है। तो बच्चों आज का हम आखिरी टॉपिक कर रहे हैं। अब आखिरी टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। आप में से कुछ बच्चों का मेरे पास डाउट भी आया था कि सर हमने कहीं पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है। तो देखो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मजबूती कहीं ना कहीं, है ना। स्ट्रेंथ मतलब कि मेरी कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मैं कितना ज्यादा बॉडी से फिजिकली फिट हूँ या मजबूत हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं एक सिनेरियो से आपको क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, कि एक अगर मैं डाइलेक्ट्रिक रख रहा हूं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, मान लो कि ये पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव, और ये हाईली नेगेटिव। अब बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से देखो यहां पर नेगेटिव, इस जगह नेगेटिव आ गया, यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दूं, इसकी वैल्यू को सडनली मैंने डबल कर दिया, तो देखो ये नेगेटिव इधर खींच रहा है और ये पॉजिटिव इधर खींच रहा है। या मैं बोल दूं कि इसके अंदर जो डाइपोल्स बन रहे हैं वो देखो ऐसे टूटना चाह रहे हैं, एक स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, एक स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं इसको जैसे ही थोड़ा सा और डाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये नेगेटिव आयन ऐसे निकलकर पॉजिटिव में जाकर क्या, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट में जाकर क्या ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होते 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 क्या एक ऐसी स्टेज भी आ सकती है जब कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री स्टेट में है वो क्या इस पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनपे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो एक स्ट्रेन पैदा कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा, व्हाट डू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैं एक डाइलेक्ट्रिक पर अप्लाई करूं और उसका ब्रेकडाउन ना हो। जैसे कि अब तक ये डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल खुश है, इस पर मैंने 100 न्यूटन कूलम इनवर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कुछ ब्रेकडाउन नहीं हुआ, पोलराइजेशन हो गया। 150 करा, अभी भी कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जैसे ही 160 करा, ब्रेकडाउन हो गया। मैंने 159 करा, तब ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन होने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि भाई 159 न्यूटन कूलम इनवर्स तक एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बात कर रहा है, रह रहा है, उसके अंदर क्या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। लेकिन वैल्यू से एक्सीड करूंगा तो वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रेन पैदा हो रहा है क्योंकि। तो मैं बोलूंगा दिस इज दैट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक डाइलेक्ट्रिक पर मैं अप्लाई करूं उसका ब्रेकडाउन हो। आपको पता है कि क्या लिख सकता हूं मैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज अपॉन में डी, रिलेशन ही तो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन में डी। अरे सही तो लिख रहा हूँ, वी अपॉन में डी पढ़ा है रिलेशन आपने। ये वी ब्रेक का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक एक डाइलेक्ट्रिक विथस्टैंड, एक मतलब वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। कितना मैं वी अप्लाई करूं कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होगा, तो वही है। तो मैक्सिमम वोल्टेज अप टू विच डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन हुए एग्जिस्ट कर पा रहा है, यहाँ पर रह पा रहा है, तो उस वोल्टेज को मैं बोलूंगा क्या, वी ब्रेकडाउन। अब यहां से मुझे ये पता लग गया कि भाई अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो वो बिल्कुल इजी है। वी ब्रेक के लिए यानी कि पोटेंशियल के लिए क्या, वर्क डन बाय चार्ज अपॉन में डी। डी का मतलब है थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक थिकनेस कितना है, जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतनी कम ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। पता लग रहा है यहाँ से, क्लियर है? अच्छा, तो जब मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आएगा, MLT - 3 A - 1। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि भाई कोई डाइलेक्ट्रिक पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाऊं मैक्सिमम कि वो ब्रेक डाउन ना हो और उसको सहन कर ले, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिशनल टॉपिक्स। अब इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया एडिशनल टॉपिक्स के साथ। एक आखिरी वीडियो और बनाऊंगा मैं फिर भी, जिसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा, सिलेक्टेड 10 प्रॉब्लम्स उठाऊंगा कैपेसिटेंस पोटेंशियल से रिलेटेड, पूरे चैप्टर की समरी दूंगा उसमें मैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देख लेना, इसके नोट डाउन, इसके नोट्स जो है वो नोट डाउन कर लेना, और लेस इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर इसमें कोई आपके डाउट हो तो आप मुझसे ले सकते हो।